अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आइए अब हम नावल का पार्ट नंबर 7 स्टार्ट करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। साहिल साहिल, होश कर मेरे यार, क्या हुआ है? उमैर ने उसके बाजू पर हाथ रखते उसे रोकना चाहा, मगर वो फिफड़े शेर की तरह हर चीज़ तहस नहस कर रहा था। मगर गुस्सा था कि कम होने का नाम नहीं ले रहा था। उमैर उसका और इलाफ का एक इकलौता दोस्त था और तकरीबन हर बात से वाकिफ था। एक बार फिर वो दो हाथ आगे का खेल खेल गया। साय ने सर पीछे सोफे की पुष्ट पर टकाए थे। कौन कौन खेल गया? उमर भी अब अलर्ट होते उसके पास बैठा था। हशमत हिल, उसने सच लहजे में कहा था। आंखें कुछ और लाल हो गए थे। हशमत हिल, आप क्या किया है उसने? उसके लहजे में हैरत व इस्तजाब दर्ज आए थे। वो लड़की जिंदा है जिस लड़की के कत्ल का इल्जाम उसने मुझ पर लगाया और मेरी बहन को बनी किया। यही नहीं, इलाह को हवार करने में भी उसी का हाथ है। वो स्पार लहजे में बोला था। साहिल, तुम्हें पूरा यकीन है कि वो लड़की हशमत हीली की बेटी है कि कोई गलत फहमी? उसने दनासा तौर पर अपनी बात छोड़ी थी। यकीन है मुझे, और उसने खुद अपना नाम बताया। माहम माहम हशमत हील। क्या? वो तकरीबन चलाया था। माहम नाम बताया तूने? अरे वो तो सामने वाले फ्लैट में रहती है। इतनी मासूम से तो लड़की है। वो इतनी ही हैरत से बोला था। उसने हनकोरा बड़ा। मासूम बनने की अदाकारी करना उसे भी फिर विरासत में मिला होगा। पूरा खानदान ही मुनाफिक है, मगर ये पूरा खानदान मेरे कहर से बच नहीं सकता। हकार बड़े लहजे में कहते आहट में उसका लहजा सफाक हुआ था। उनमें से कोई शख्स भी नहीं बच सकता जो मेरी बहनों या फिर मेरे खानदान के लिए अजियत का बायस बने। मैं सब बर्बाद कर दूंगा। वो हौसला मैर से गोया हुआ। तू तो अब क्या करने वाला है? वैसे मेरी मां तो उस मासूम लड़की को माफी कर दे। वो तो बच्ची है, और बदला लेने के लिए तुम किसी लड़की जात का सहारा क्यों लेगा? जिगर, मर्द बन और मर्द से बदला ले। अब मैं उसे वैसे ही तकलीफ दूंगा जैसे उसने मेरे बाप को दी। बेटियों का गम देने का उसे बहुत शौक था ना, अब मेरे जुनून है उसे वही तकलीफ देना। अब उसे समझ में आएगी कि जवान बेटियां और बहनों के गम कितनी गहरी तकलीफ देती हैं। जबकि उमैर चोंगोस की तरह मुड़ा। अब इस बकवास का क्या मतलब है साहिल? वो एक एक लफ्ज चबाकर बोला था। तू जानता है ना इस लड़की को? बस मुझे वो लड़की ला दे, आगे मैं खुद संभालूंगा। भाई को लड़की मांग रहा है या कोई बेजान गुड़िया? तू बस वो गुड़िया ला दे, उसे बेजान मैं खुद निकालूंगा। और तुझे क्यों लगता है कि मैं इस फजूल और घटिया काम में तेरा साथ दूंगा? उसका मुतमिन होना कुछ हजम नहीं हुआ था, क्योंकि तू नहीं चाहेगा कि मैं उसे खुद ही उठवा कर मारकर किसी कुत्ते के सामने डाल दूं। वो एक एक लफ्ज चबाकर बोला था। यहाँ कुत्ते से मुराद कौन है? और मैंने एक और सिप लेते हुए उसे कहा था। तू जानता है, और मुझे वो लड़की यहाँ कल यहाँ पर चाहिए। कैसे? ये तेरा सर दर्द है। अगर कल वो यहाँ पर ना मिली तो परसों उसकी लाश पहले तुझे ही दिखाऊंगा। वो किसी सूरत बात को आई गई नहीं करना चाहता था। ठीक है, उसे ले आऊंगा फिर, मगर तू करेगा क्या? उमैर अब काफी संजीदा हो गया था। नका, उसने यक लफ्ती जवाब दिया था। उसने पल में दरवाजा जोर से बंद करते हुए गहरा सांस लिया था और दरवाजे के साथ लगते ही नीचे बैठे चले गए थे। जिस्म सारा बेजान हो रहा था। सर दोनों घुटनों के दरमियान रखे वो सिसकने लगे थे। उसके रोने की आवाज सुनती हाला भी तकरीबन भागते हुए उस तक आए थे। महापुत्र, महापुत्र, तो ठीक तो है ना? पुत्र मुझे बता, क्या हुआ है तुझे? क्यों रोई जा रही है? मेरा दिल होल रहा है, बता क्या हुआ? तू तू तो यूनिवर्सिटी गई थी ना? उसके साथ नीचे बैठती उसको अपने साथ लगाती परेशानी से बोलती। उसके सीने से लगते भी और रोने लगी थी। हाला भी, बाबा साईं वो मुझे क्यों नहीं लेने आ रहे? बाबा साईं ने मुझे यहाँ पर क्यों रखा हुआ है? मुझे वापस जाना है। मुझे याम लाला और आली लाला के पास जाना है। हाला, मुझे मुझे यहाँ पर डर लगता है। प्लीज बाबा साईं से कहें ना कि मुझे वापस ले जाएं प्लीज। वो रोते सिसकते हुए बोले थे। पिछले 1-1.5 महीने से वो इधर ही थी। वजह वो खुद भी नहीं जानती थी। 2-3 बार ही हशमत हिल से उसकी बात हुई थी, जिन्होंने कहा था कि वो ले जाएंगे उसे वहां से, मगर वो थक गई थी। जो अकेले रह रहकर वो सबके साथ रहने की आदत थी, जो अकेले रहना उसकी बस की बात ना थी। उसे याद था वो दिन जिस दिन शॉपिंग के लिए निकली थी। उसके बाद उसकी आंख इस फ्लैट में खुले थे और उसके साथ ही हला बीबी थी, जो कि बड़ी हवेली में उनके साथ रहती थी और एक पुरानी मुलाजमा थी। पहले पहले तो उसने यहाँ पर शोर किया, मगर अब चुप हो गई थी। वो सब उसके बाद में पहले उसके बाप के मुलाजम थे और उन्होंने वही करना था जो हशमत हिल का हुक्म होता था। ग्रे सादा पांव तक छूते फ्रॉक पहने, बालों को दरमियान से मांग निकाले, हल्का सा कर्ल किए, खुला छोड़ा हुआ था। हाथों में फ्रॉक के रंग से मिलती हुई कांच की चूड़ियां पहने, हल्के फुल्के मेकअप में मुबला की खूबसूरत लग रही थी। सिल्की बाल बाबा चेहरे पर आ रहे थे। इतनी तैयारी मोर ने सती से करवाई थी आज। उनका कहना था कि उसे तैयार रहना चाहिए। दिव्या बैठ पर बैठे इन नफीस कपड़ों और जेवरात को देख रही थी जो अब भी उसके स्किन छोड़कर गए थे। वो खुद भी लगी हुई थी जब अचानक ही किसी ने पूरी शिद्दत से अपनी फ्रॉक उसके हाथ से लेते हुए दूर उछाला था। वो हैरत से पीछे मुड़ी, जहां चेहरे पर इंतहाई नफरत के तासरात लिए हुए मलाइका उसे देख रही थी। कुछ दिन में आई नहीं और तुम यहाँ पर हुकूमत करने के लिए हवाब देखने लग गई?
तुम आली के हवाब देखने लगी, तुम अपनी औकात भूल गए। दोनों हाथ सीने पर बांधे वो तंजिया लहजे में बोलते, पता नहीं क्या हुआ है तुम्हारे यहाँ आना होने से, मगर इतना जानती हूँ काफी सुकून था। तुम शायद बोल रही हो कि ये मेरे मामू की हवेली है और जब मेरा दिल करेगा तब आऊं। तुम जैसी टके की लड़की मुझे नहीं रोक सकती। और शायद तुम भी बोल रही हो कि ये हवेली मेरे सर के साईं की है, मतलब मेरी भी है। और अब तो बड़े साईं ने कहा है कि मैं मीर साईं के साथ ही रहूं, बीवी हूं ना इसलिए। यू ब्लडी। मलाइका ने गुस्से से उसका जख्मी हाथ शिद्दत से पकड़कर मरोड़ा उसकी कमर से लगाया। ये क्या हो रहा है? मीर के सख्त आवाज सुनते पल में मलाइका ने उसका हाथ छोड़ा था। मीर, आली, बिया तीनों एक साथ ही बोले थे। वो पल में बिया तक पहुंचा था। दो दूसरे हाथ से खून उलूदा हाथ पकड़े रोए जा रहे थे, जबकि मलाइका अब भी नफरत से दबिया को देख रही थी, जिसका नाजुक हाथ मीर के मजबूत हाथ में था। ये क्या पागलपन है मलाइका? तुम पागल हो गई हो? उसके हाथ से पट्टी उतारते हुए चीखते हुए बोला था। आप मुझे इस वनी की वजह से डांट रहे हैं आली। वो पहले नफरत और फिर रूहान सी हुई थे। यह वनी में आई लड़की मेरी बीवी है, इज्जत है मेरी। और मीर आली हरीज किसी हक नहीं देना है कि कोई इसकी इज्जत पर नगाह उठाकर देख भी सके। वो इतने सख्त लहजे में बोला था कि एक पल को मलाइका भी गड़बड़ा सी गए थे। उसकी वजह से मुझे डांट रही हैं आप आली? इसे आप कैसे अपनी बीवी तस्लीम कर सकती हैं? ये तो वनी है ना। फिर उसके हाथ में दिव्या के हाथ को देखते वो रूहान सी होते बोले थे, मलाइका प्लीज, तुम्हें मैंने इसकी वजह से नहीं तुम्हारी वजह से टोका है। हाथ देखा है उसका कितना खून बह गया है। पहले भी तुम्हारी वजह से उसे लगी थी और अब जहां पड़ने लगा है तो तुम दोबारा ताजा करने आ गई हो। वो दिव्या को इधर ही बैठ पर बैठाते स्पॉट लहजे में बोला था और खुद अलमारी की तरफ बढ़ा था फर्स्ट एड बॉक्स लेने के लिए। एक बार दोनों को देखते वहां से साफ करती बाहर निकली थी कमरे से। इधर करो हाथ। उसके पास बैठ पर बैठते उसका हाथ अपने हाथ की गिरफ्त में लेता था और दिव्या ने उससे हाथ छुड़ाना चाहा, मगर गिरफ्त मजबूत कर गया उसकी कलाई पर। नरमी से दूसरी खून आलूदा पट्टी उतारते उसे अलग किए थे और काटन से साफ जम करते हुए अब दूसरी पट्टी कर रहा था। मैं जाऊं? हो गया है। साथ ही उसके हाथ की गिरफ्त से अपना हाथ निकालना चाहता। उसके दोनों हाथों को उसने उसी की कमर के साथ पिन करते उसे खुद के करीब तर कर दिया, इतना कि एक दूसरे की सांसों की तपश वो वाजिया महसूस कर सकते थे अपने चेहरे पर। अफाफ का रंग फाक हुआ था, जैसे पागलों की तरह दरकने लगा था। उसने काफी मजामत करते उसे दूर करना चाहा, मगर वो और करीब कर गया था। ये इतना मेरे लिए सजी है। चेहरा उसके चेहरे के करीब करते वो बोझा सरगोशीनुमा अफवाह में बोला था। वो सती से आंखें मूंद गई थी। उसके हसार में वो इस तरह क्या थी कि अब हिल भी नहीं पा रहे थे। नहीं दादी ने कहा, प्लीज आप पीछे हटे प्लीज। वो बखलाए हुए बोलते हुए आहट में उससे जैसे मन्नत की थी। ये सब मेरे पास आने के लिए ही तो किया है। अब जब मैं पास आ रहा हूँ तो दूर क्यों जाना चाह रही हो जानम? उसके कान की लो को दांत तले दबाता वो बोझा सरगोशीनुमा अफवाह में बोला, नहीं आप गलत समझे। उसकी बात पूरी होने से पहले आली ने उसके गुलाबी होंठों पर अपनी शहादत की उंगली रख दी थी। तुम तो साथी में जुल्म डालती हो, तुम्हें सजने की क्या जरूरत है? उसके नरम व मुलायम गालों पर अपने लब मिस करते वो गंभीरता हुआ बोला। उसकी इतनी करीब पर वह मरने वाली हो गई थी। सांसें मदम होना शुरू हो गई थी। उसके समझ में नहीं आ रहा था कि वो कैसे दूर करे उसे मजाम के नतीजे में वो उसे और अपने करीब कर लेता, वो विपस कर लेता। तुम्हारे ये गाल मुझे बहुत पसंद है। उसने दोनों गाल पर शिद्दत से लम्स छोड़े थे। और ये छोटा सा नाजुक नाक, ये हर वक्त लाल क्यों रहता है बिया? उसको छोड़े उससे नाक पर भी शिद्दत से झुका था। और ये कातल आंखें, ये भीगी आंखें इस कदर खूबसूरत लगती हैं कि मेरा सांस रोक लेती हैं, मुझे पागल कर देती हैं। उसको दोनों आंखों को बारी बारी छुआ था और ये खूबसूरत लब। बोलते बोलते उसने उसकी आंखों में देखा था, जो आंखों में खौफ लिए सर नहीं हिला रहे थे। उसका पूरा चेहरा लाल हो गया था। ये खूबसूरत लब मुझे उकसाती हैं कि मैं तुम्हारी सुने बगैर उन्हें छू लो। बोझे लहजे में कहते उससे पहले उसके लबों पर झुकता कि दिव्या ने अपना चेहरा उसकी गर्दन पर छुपा लिया था। वो ऐसा हरगिज ना करती, मगर कोई दूसरा रास्ता फरार था नहीं। दिल अपने ही अमल पर कानों में गूंजने लगा था। अपनी गर्दन पर उसकी गर्म सांस महसूस करते हुए उसने बेख्तियार गहरा सांस लिया था। उसका नरम व नाजुक वजूद इतना करीब महसूस करते और उसकी दिलफरीब खुशबू वह पागल हो रहा था। उसकी कमर पर दोनों हाथों की गिरफ्त मजबूत करते उसे खुद में बीचा था। प्लीज मीर, मुझे जाने दे। मैं सॉरी करती हूँ, मैं आइंदा कभी तैयार नहीं होगी। मैं आज भी नहीं हो रही थी। वो बस दादी ने कहा प्लीज मुझे छोड़ दें, जाने दें। वो बस अब उसको रो देने को थी। उसकी मासूमियत पर मुस्कुराया था, मगर जल्दी मुस्कुराहट छुपा गया और उसकी कमर पर गिरफ्त हल्की करते उसे खुद से दूर किया था, मगर आजाद नहीं किया था। आज के बाद यूं सच सवर कर मुझे अपना सी करने की कोशिश ना करना, वरना जो सजा दूंगा तुम सह नहीं पाओगे। उसके चेहरे पर फूंक मारते वह मध्यम लहजे में बोला था और दिव्या ने जोरों शोर से सर हाँ में हिलाया था। और हाँ, तो सिर्फ जुबान से तुम्हें बीवी और इज्जत का है, जब दिल से बीवी मान लिया ना तब तुम्हें तुमसे भी दूर करके फकत खुद का करूंगा। उसका गाल थपथपाते वो शिद्दत पसंदी से बोला था। हाँ,
وہ مجھے اچھی لگتی ہے. یہ بات تھی جو نہ تو اسے بولتی تھی نہ ہی سکون لینے سانس دیتی تھی. اور پھر اس کو آزاد کرتے وہ دور ہوتا. پھر شال کاندھوں پر صحیح کرتے کمرے سے نکل گیا تھا اور سینے پر ہاتھ رکھ کے اس نے گہرا سانس لیا تھا اور پھر بیڈ سے اپنی دوپٹہ اٹھاتے جلدی سے دوپٹہ کیا تھا. حواس ابھی تک بہاتا تھے. گلال ہوتے چہرے منتشر ہوتے دھڑکن کے ساتھ وہ گہرے سانس لے رہے تھے. وہ ابھی ابھی کورٹ سے نکلا تھا جب کورٹ کے پاکٹ میں رکھے ہوئے موبائل بجنا شروع ہو گیا تھا. ہوریا وہ زیر لب بڑبڑایا تھا. ہیلو سارم کیسی ہو اور کدھر ہو؟ اس کی آواز سنتے جیسے دل میں سکون اترا تھا. ٹھیک ہو گیا ہوں اور کورٹ سے نکل رہا ہوں. سوری اس نے لب کاٹے ہوئے کہا. سوری میں بھول ہی گئی اتنا ضروری کیس. وہ سچ میں ہی بول گئے تھے. خیر ہے نا ہوریا تمہیں سوری کرنے کی ضرورت نہیں ہے. وہ اب گاڑی میں بیٹھ گیا تھا. اور کیس کا کیا بنا؟ یقیناً ڈیٹ ہی ملی ہوگی. ہاں 15 مئی نیکسٹ ڈیٹ ہے اور کورٹ کی طرف سے آرڈرز ہیں کہ نیکسٹ ڈیٹ پر تم خود کورٹ میں ہو ورنہ دوسری صورت میں تمہارا جواب مجھے ایکسیپٹ نہیں کیا جائے گا. میں جلدی آؤں گی مگر پلیز تب تک تم سب ہینڈل کر لینا. گھر کے حالات کچھ صحیح نہیں ہے ابھی. اوپر سے ساحل بھی چلا گیا. وہ کچھ روحان سی ہو گئی تھی. کیا مطلب تم زمان کے ساتھ نہیں ہو؟ اس نے ایک دم بریک مار دی. اس کے ساتھ کیوں گئی ہوں میں؟ اس کے ساتھ کیوں ہوں گی میں؟ اپنی حویلی میں ہوں. اس کے اسپاٹ لہجے پہ کہا تھا اور اب زبان کی بات کرتے اس کا لہجہ خود بخود سرد و سپاٹ ہو جاتا تھا. اوہ اچھا. اس کو دل کو جیسے سکون مل گیا تھا. پچھلے کچھ دنوں سے تب وہی سوچ کر پاگل ہو رہا تھا کہ وہ زمان کے ساتھ ساتھ تھی مگر اب سکون مل گیا تھا. اچھا سارا میں بعد میں بات کرتی ہوں. ابھی نیچے ماما سائیں بلا رہی ہیں. ملازمہ جو جانے کا اشارہ کرتے ہوئے کہا تھا. اوکے خیال رکھنا اپنا اور اس بات کا بھی کہ میں نیکسٹ کال کا انتظار کروں گا. دل تو نہیں مان رہا تھا کال کاٹنے کا مگر کاٹنی تو تھی. اس کی سوچ کر جان نکلی تھی کہ اس نے میر کے ساتھ رہنا تھا. کمرے میں دال ہوتے اس نے گہرا سانس لیا. کھانا تو سب کے ساتھ کھایا تھا. اب رات کے 10 بج رہے تھے مگر میر کمرے میں کہیں نہیں تھا. اچانک اس کی نظر سائڈ ٹیبل پر گئی جہاں پر میر علی کا موبائل پڑا ہوا تھا. ایک امید سی جاگی تھی. وہ پاکا موبائل تک پہنچی. جیٹ سے موبائل اٹھاتے اس نے اسکرین آن کی. سدا شکر تھا کہ پاس ورڈ نہیں لگا ہوا تھا. اس کے آدھے نمبر لکھتے ہی ساحل دلاور ہل کے تھیف نام اس کا شو ہو گیا تھا. کچھ پال کو تو حیرت ہوئی. شامل ساحل کا نمبر میر کے موبائل میں ہے مگر اس وقت کا زیادہ سوچنے کا ٹائم نہیں تھا. جب بھی موبائل کان سے لگایا بیل جار تھی مگر کال نہیں اٹھا رہا تھا. لب کاٹتے اس نے دوبارہ نمبر ملایا. کمرہ لاک ہونے کے باوجود بھی وہ بار بار مڑ کر دیکھتی تھی. میر کے آ جانے کا خوف یہ بھی سچ تھا کہ اس نے پہلے خود موبائل دیا تھا کال کے لیے مگر وہ اب اٹھا چکی تھی اور اب ساحل سے بات کرنا چاہتی تھی. یہاں سے جانا چاہتی تھی. ہیلو وہ منہ پر ہاتھ رکھ کے سسکتے ہوئے بولی تھی. عفاف اس 27 سالہ مرد کی آواز آج دوسری بار اٹکی تھی. عفاف لالا کی جان کیسی ہو؟ بولو عفاف تم ٹھیک ہو نا؟ پلیز رو مت عفاف مجھے مت ڈراؤ. عفاف پلیز پلیز کچھ بولو. لالا دو مہینے ہونے والے ہیں. لالا میں نے آپ کا بہت ہی انتظار کیا. مجھے لینے کیوں نہیں آئے؟ مجھے نہیں رہنا یہاں. پلیز پلیز لے جائیں. وہ اب باقاعدہ روتے ہوئے بولی تھی. عفاف میری گڑیا تم فکر نہ کرو میں بہت جلدی تمہیں واپس لے جاؤں گا. اور تم یہ تو بتاؤ تم کیسی ہو؟ مطلب کوئی پریشانی کوئی تکلیف تو نہیں ہے نا؟ وہ چاہ کر بھی اپنی بات کو صحیح الفاظ نہیں دے پا رہا تھا. لالا ہاتھ میں بھی لگ گیا اور درد بھی ہے. وہاں اتنے دن تک گندے کمرے میں رکھا. لالا مجھے وہاں پر بہت ڈر لگتا تھا. مجھے بھوک بھی بہت زیادہ لگتی تھی. یہاں کوئی بھی نہیں تھا. میں نے اس کو بابا اور ماما سائیں اور دادی اور لالا میں نے بہت ہی یاد کیا. میں بہت روئی تھی لالا. وہ روتے ہوئے سب بتاتی. اتنا کچھ تھا دل میں جو اسے تکلیف دے رہا تھا. جبھی وہ سب بولتی دو نفوس نے شدت سے مٹھیاں بیچی تھی. سب کے چکر میں چہرہ لال انگارا ہو گیا تھا. لالا مجھے لینے آئیں گے نا؟ اس کو خاموشتا دے کر وہ دوبارہ بولی تھی. سائل نے بامشکل آنسو ضبط کیے تھے. لالا کی جان بس تھوڑا وقت اور برداشت کر لو گڑیا میں آؤں گا. اور تمہیں پتا ہے الاف ہیلو ہیلو عفاف اس کی بات ادھوری رہ گئی تھی جب موبائل سے آتی ٹون ٹون کی آواز واضح کر گئی کہ کال کٹ گئی ہے. اسے جٹ سے دوبارہ نمبر ملایا مگر اب موبائل آف ہو گیا تھا. وہ جو کب سے ضبط کیے کھڑا تھا اچانک آگے آتا اس کے ہاتھ سے موبائل لیتا اسے آف کر گیا. اتنے اچانک عمل پر وہ اچھل کر آ گئی تھی مگر اپنے سامنے کھڑے اسپاٹ تاثر لیے خود کو تکتے ہوئے میر علی کو دیکھ کر گلے میں پھندا سبڑا تھا. وہ ایک بار پھر سسکی تھی. وہ اس کی بات بیچ میں ہی رہ گئے تھے جب اچانک میر نے اسے دیوار کے ساتھ ہی پن کر دے اس پر بالکل چھایا تھا. دونوں ہاتھ اس کے گرد دیوار پر رکھتے وہ بالکل اس کے قریب ہوا تھا. اس کی وحشت زدہ سی آنکھیں دیکھ کر اس کی جان لبوں کو آئی تھی. کیا بکواس کرتی؟ اس کے چہرے پر گرم سانسیں چھوڑتے ہوئے ایک ایک لفظ چھپا کر بولا تھا. وہ ستی سے نیلی خوبصورت آنکھوں کو میچ کے تھی. دونوں ہاتھ اس کے سینے پر رکھ کے اسے دور کرنا چاہا مگر علی نے پل میں دونوں ہاتھ بھی دیوار سے پن کیے تھے. کچھ پوچھ رہا ہوں. کیا بکواس کرتی؟ وہ آپ کے دبا دبا گھرایا تھا. میں کہہ رہی تھی کہ مجھے جانا ہے یہاں سے. اس نے حلق تر کرتے بامشکل بات پوری کی. اس کی ذرا سی کرپا پر دل و دماغ شل ہو رہے تھے جبکہ نیلی آنکھوں میں آنسو بہہ رہے تھے.
तुम यहाँ से तब तक नहीं जा सकती जब तक ये मीर आली हईल जिंदा है। मेरी मौत तुम्हें मुझसे और मुझसे जुड़ी हुई हर क्या से रहाई दे पाएगी। वो उसका बिका हुआ ग्लास सा चेहरा देखते स्पॉट लहजे में बोला था, जबकि अब हाथों को आजाद कर दिया था मगर हिला 1 इंच भी नहीं था। आप देख लेना, आपके सामने जाऊंगी। और साहिल लाला ने कहा है कि वो जल्दी ले जाएंगे। उसकी सी आंखों में देखने के बजाय वो उसकी कमीज के बटन को देखते चैलेंजिंग अंदाज में बोलते, मगर वो उसकी सी आंखों में देख लेती और शायद कभी बात पूरी ना कर पाती। हा 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 हा, उसने मदम सा दिलकश कहका लगाया था। न जाने वो कितने अरसे बाद हंसा था। उसे वो एक अरसे से मुस्कुराना बात छोड़ गया था। दिव्या ने भी चौंक उसको देखा था। बिलाशुबा वो काफी दिलकश लग रहा था। मेरी मर्जी के बगैर तुम खुद मेरी बाहों के असरार से आजाद नहीं हो सकती हो तो जिंदगी तो बहुत दूर की बात है। तुम मेरी जिंदगी में आए तो जबरदस्ती हो, मगर तुम्हारा जाना मेरी मर्जी तय होगा और मेरी मर्जी ऐसी कभी नहीं हो सकती। उसकी चेहरे के करीब अपना चेहरा करते वह गंभीर लहजे में सरगोशी नुमा बोलता उसकी धड़कनें मुंतशिर कर गया था। ये आप ही की मर्जी से होगा और बहुत जल्द होगा। आपके पास उसकी स्याह आंखों में, उसकी नीली आंखों से जानती वो भी उसके इमदाद में बोले थे, तुम्हें छोड़ना नामुमकिनात में से है, सो यह ख्याल मत पालो। उसके नर्म व मुलायम से गाल को अपनी उंगलियों के पोरों से छूते हुए अटल लहजे में कहा था, दूर हटे। उसका मजीद फैलता देखकर वो सिटपटाती हुई बोलती, मेरे कान तुम्हारे लबों से मीर सुनने की आदी हो गए हैं और मेरी ये उंगलियां तुम्हारे गालों से आंसू चुनने की आदी हो गई हैं। तुम्हारे इन बातों की खुशबू, तुम्हारे वजूद की खुशबू का अपने पास महसूस होने का आदी हो गया हूँ। अब तो रहाई नामुमकिन है। बोलते हुए उसके लब अफाफ के कानों की बुलबुलों को छूते उसे पागल कर थे। आपके बाद पूरी शिद्दत से उसे दूर दिक्का देती वो अंदर कमरे की तरफ बढ़ी थी। मीर तुम्हारा आदी हो गया है बिया, और आदत तो जानलेवा होती है ना। सीने पर हाथ रख के गहरा सांस लेती अफाफ ने उसकी आवाज सुनी थी और फिर वो बेड से ही कंफर्टर उठाती सोफे पर फट होकर लेटती खुद को पूरा कंफर्टर में छुपा गई थी। उसके साथ ही बेड पर सोना वो अफोर्ड नहीं कर सकती थी। कमरे में आते मीर ने मुस्कुराकर उसका कंफर्टर में दबा देखा था। सुबह की रोशनी चारसूर फैल गई थी। बुरी वहशतज़दा सी आंखें उठाकर उसने मेरे सामने उमैर को देखा था और वो पल में परेशान हुआ था। उसकी बुरी आंखों में कड़प व अजियत की एक अलग की दास्तान थी। एक अजीब वहशतज़दा सा जुनून था। जिगर ना डरा यार, सब ठीक हो जाएगा। वो बचपन के दोस्त को इतनी तकलीफ में नहीं दे सकता था। मुझे वो लड़की चाहिए उमैर, आज और अभी चाहिए। और एक एक लफ्ज़ पर जोर देते जिद्दी लहजे में बोला था, कुछ दिन सब्र। उसके बाद अधूरी रह गई थी, मुझे वो लड़की आज और अभी चाहिए। वही जुनूनी और जिद्दी अंदाज था। किसी दुकान पर तो रखी नहीं है जो खरीद कर हथेली पर रख दो, ये ले एक गुड़िया तेरी हुई। उमैर उसे लाएगा कि नहीं? अभी वो दो टोक लहजे में बोला था और पापड़ अफाफ की सिसकियां कान में गूंजती उसे पाल करने के दर पर थे। अच्छा जिगर तुम क्यों फट रहा है? अभी तो वो यूनी गई होगी ना। तू नकाह हमाका और दूसरी का इंतजाम कर, वो भी आ जाएगी। मैं उसे बुला तो लाऊंगा, मगर याद रखना उसके बाद मुझे तेरे मुंह से उमैर पुकार सुनाई ना दे। आहर उसने हार मान ली थी। बाकी का इंतजाम भी कर। रात से नींद नहीं आई मुझे, अब कुछ आराम करना चाहता हूँ, फिर शाम को इस मुसीबत को लेकर गाँव निकलना है। सिल्वर रंग की शॉर्ट शर्ट के साथ ही हम रंग कैप्टी पहने, बालों को कर्ल करके छुखले छोड़े वो खूबसूरत पाँव में ही अड़िया से अपने कमरे से बाहर निकली थी। मीर को उसने सुबह से नहीं देखा था, ना किसी ने उसके बारे में कोई जिक्र किया था। वो जान जाती कि वो किधर चला गया है। अब वो गांडा में जाने की नीयत से बाहर निकली थी। अभी उसने कुछ सीढ़ियां ही उतरी थी कि अचानक उसका पाँव फिसला था। खुद को बचाने के लिए उसे दीवार का थामना चाहा, मगर एक दिलहरा चीख के साथ ही सीढ़ियों से मुंह के बाद नीचे गिरती चली गई थी। उसके दर्दनाक चीखें पूरी हवेली में गूंज रही थी। सर सामने लकड़ी की टेबल से लगा था। पल में उसका चेहरा खून उलूदा हुआ था। मरियम बेगम, हशमत हिल और यार्म और मलाइका सभी बुखलाए बाहर निकले थे, मगर सामने का मर्द देखकर सब भी एक पल को थम से गए थे। वो शहजादी सी लड़की जिसे फूलों के छड़ी से भी कभी नहीं मारा था, वो खून उलूदा ही फर्श पर पड़ी तरफ पड़े थे। अफाफ, वो धीरे से बड़बड़ाया था। दिव्या, मलाइका का हाथ भी मुंह पड़ गया था। गाड़ी निकालो। अफाफ, अफाफ प्लीज आंखें खोलो, पानी लाओ। यकदम होश में आते जैसे वो चीखते हुए बोलते उसके पास पड़ता, उसको कंधों से थामते, उसका गाल थपथपाते वो बुखलाते हुए बोला था। अफाफ हिल का साकत वजूद उसके जिस्म से जान निकाल था। वो होश से बेगाना उसके बाहों में थी। कुछ ही देर में मरियम बेगम, मलाइका और याम उसे लिए हॉस्पिटल की तरफ बढ़े थे। माजी इलाफ, वो दोनों बेचकीनी से बोलते जुबान की तो जैसे मुराद पूरी होती, मगर साहिल हिल को तो सर पर आसमान टूटता हुआ लगा था। अफवाह भी बेचकीनी से मुंह पर हाथ रख के उसे देख रही थी। जमान प्लीज, मुझे नहीं रहना। शट अप, जस्ट शट अप। पल मुझ तक पहुंचते साल ने उसके हाथ से मोबाइल खींचकर दूर उछालते चीखा कहा था। गुस्से से सफेद रंग का सुर हो गया थी। नहीं रहना मुझे तुम सबके साथ। अब जबकि इतना शोर सुनते अब दिलावर हीर और सुंदर बेगम भी इधर आ गए थे। प्यार करती हूँ मैं जमान हिल से, जिसके बाप को मेरे बाप ने मार दिया, मगर मैं अब एक पल भी इधर नहीं रहूंगी। नफरत हो रही है आप लोगों से। चिट्टा अफाफ एकदम चीती हुई बाप के करीब हुई थी, जबकि इलाफ
ہیل ایک ہاتھ مومی ہاتھ گھال پر رکھے ہوئے نیلی آنکھیں حیرت و غم لیے ساحل کو دیکھتی تھی. یہ کیا کر رہے ہو ساحل؟ دماغ خراب ہو گیا ہے؟ جوان بہن پر ہاتھ اٹھا گیا. سندس بیگم پال میں اس کے قریب اتنی کہ ساحل کو دیکھتی ہوئے بولے، مگر اگلے ہی پل وہ بھی ساکت ہوئی جب الاف نے ان کا ہاتھ پہ جھٹکا تھا. بس بہت ہو گیا، بلاؤ اس لڑکے کو، اگر وہ بھی نکاح کو خواہش مند ہے تو اسے ابھی ہی نکاح کر کے رخصت کر دو.